मैं विदेश से लौटा तो माँ मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगी। माँ ने मेरे लिए अपनी एक सहेली की बेटी को पसंद किया, पर मुझे उसकी विधवा बहन पसंद आ गई जिसका एक बेटा भी था। उस लड़की का नाम अंकिता था। अंकिता ने शादी से पहले मेरे सामने शर्त रखी कि वो अपने बेटे को अपने साथ रखेगी और वो ये शादी उसके लिए ही कर रही थी। मैं मान गया, लेकिन शादी के बाद मैं उसे विदेश ले गया। वो अपने बेटे के लिए रोती रही। मैं उसे बोला बाद में बुला लेंगे, और उस बच्चे को मेरी माँ ने अपने साथ रख लिया। ऐसे ही 2 साल बीत गए। अंकिता अपने बेटे के लिए तड़पती रही। उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया, तो मैं वापस उसे अपने देश ले आया। पर घर पहुंचते ही जो दृश्य देखा, उसने मुझे झंझोर कर रख दिया, क्योंकि अंकिता का बेटा। मैंने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं जब अपने देश में था तो मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं दिन रात उसके बारे में ही सोचता रहता था। दिल चाहता था कि उसे देखता रहूं, मगर वो लड़की बहुत शरीफ थी। मेरे इस प्यार को उसने कभी भी सपोर्ट नहीं किया था। जब उसे महसूस होता कि मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ तो उठकर दूसरी ओर चली जाती थी, या फिर नज़रें झुका लिया करती थी। मैं चाहता था कि वो मेरे प्यार का जवाब प्यार से दे, मगर मुझे ऐसा होता हुआ कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा था। इसी बीच मैंने विदेश से में वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था। उन्हीं दिनों मेरा वीज़ा आ गया था। मैं अपने पहले प्यार से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं अपने देश वापस आऊँगा तो ना जाने ये लड़की कहाँ होगी, किसके साथ होगी। मैं ऐसे विदेश नहीं जाना चाहता था। फिर मैंने उस लड़की के साथ वो किया जो मुझे कोई दुश्मन भी करने का सोच नहीं सकता। मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मगर कैसे, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। मैं जब से विदेश आया हूँ, मेरी आंखों के सामने वो लड़की एक पल के लिए नहीं हटती थी। मुझे अफसोस होता था कि मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे तो ये भी जानकारी नहीं थी कि अब वो किस हाल में थी। इसलिए मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं इस गलती को ज़रूर सुधार दूंगा। मैं किसी बेसहारा लड़की की मदद करूंगा, उससे शादी करूंगा, ताकि मेरे कंधों पर पड़ा बोझ हट सके। अगर हटेगा ना भी तो थोड़ा कम तो हो जाएगा। मुझे पूरे 2 साल बाद विदेश से छुट्टी मिली थी। मैं अपने देश वापस आ गया था। मेरी माँ खुश थी। वो तो फूली न समाती थी, मगर कभी कभार उदासी से कहने लगती, भगवान ने मुझे एक ही बेटा दिया है और वो भी रोजी रोटी की तलाश में मुझसे इतनी दूर चला गया है। अब मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगी और तुम्हारे लिए लड़की ब्याह कर लाऊंगी। मुझे बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। तो मैंने माँ से साफ कह दिया था कि मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जिसकी उम्र गुजरती जा रही हो, मगर उससे कोई शादी ना कर रहा हो या उसमें कोई कमी हो। मेरी बात माँ को अच्छी नहीं लगी थी। वो कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें, ये कैसी बातें कर रहे हो। भगवान न करे, पर मैं क्यों अपने इकलौते बेटे के लिए ऐसी लड़की लेकर आऊँ। मैं तो चांद सी बहू लेकर आऊंगी जिसे देखकर पूरे मोहल्ले के लोग जलेंगे। माँ ने जगह जगह मेरे लिए रिश्ते ढूंढे, मगर उन्हें कोई लड़की अच्छी लगती ही नहीं थी। ना जाने वो दिल में क्या ठान कर बैठी थी। फिर एक दिन वो मुझसे कहने लगी, आखिरकार मैं अपनी तलाश में सफल हो गई हूँ। मुझे एक बहुत ही प्यारी सी लड़की मिल गई है तुम्हारे लिए। मैं बोला, माँ क्या आपने मेरी शर्त पूरी की है। माँ ने नहीं में सिर हिला दिया था। वो कहने लगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। मैं बोला, माँ फिर मैं शादी ही नहीं करूँगा। इतना कहकर मैं उठकर घर से बाहर आ गया था, और 2 दिन मैंने माँ से कोई बात नहीं की थी। लेकिन मुझे मालूम था कि उनको कैसे मनाना है। वो मेरी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रात हुई तो वो मेरे पास आकर बैठ गई थी। कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो आशुतोष। तुम किसी की मदद करना चाहते हो और मुझे भी इस बात की खुशी है। मैंने तुम्हारे लिए जो लड़की पसंद की है ना, वो मेरी सहेली की बेटी है। उसकी बड़ी बहन का डाइवोर्स हुआ है। बड़ी की डाइवोर्स के कारण छोटी का रिश्ता भी नहीं हो पा रहा है। लोग कहते हैं कि जब बड़ी घर ना बसा पाई तो छोटी क्या खाक बसा पाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। मेरी सहेली के सिर से कम एक बेटी का बोझ तो उतरेगा ना। तलाकशुदा बहन का जिक्र सुनकर मेरे कान खड़े हो गए थे। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं तलाकशुदा लड़की से शादी करके उसका सहारा बन जाऊंगा। उसकी छोटी बहन को तो फिर भी कोई ना कोई रिश्ता तो मिल ही जाएगा। मैंने माँ से कहा, आप मेरा रिश्ता अभी पक्का मत करिए। हम दोनों किसी बहाने से आपकी सहेली के घर जाएंगे। आप उन्हें कह दीजिएगा कि मेरा बेटा आपसे मिलने के लिए आना चाहता है। फिर मैं वहाँ जाकर लड़की देखूंगा। अगर लड़की पसंद आएगी तो आप मेरा रिश्ता मांग लेना। माँ मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने जल्दी से मेरा माथा चूमा चूमा था। वो कहने लगी, मुझे विश्वास था तो मेरी बात ज़रूर मानोगे। अगले दिन मैं माँ के साथ राधा आंटी के घर पहुँच गया था। कुछ कुछ तो शायद राधा आंटी को भी अंदाज़ा था कि हम वहाँ किस लिए आए थे, क्योंकि वो मुझे बहुत स्पेशल ट्रीट कर रही थी, मेरा बहुत ख्याल भी रख रही थी। माँ मुझे जिस लड़की से मिलवाने के लिए लेकर गई थी वो हमारे सामने आई ही नहीं थी। उसकी बड़ी बहन जो कि तलाकशुदा थी, वही हमारे लिए चाय पानी की व्यवस्था कर रही थी। मैंने उस लड़की को देखा तो एक ही नज़र में सोच लिया था कि ये वही वो लड़की है जिसके साथ मैं शादी करूँगा और अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। तभी मुझे पता चला कि उसका 1 साल का बेटा भी है। ये बात सुनकर मुझे थोड़ा सा दुख हुआ था, मगर फिर मैंने सोचा कि जब मैं एक बार भलाई करने का
निर्णय ले ही चुका हूँ तो क्यों ना अंकिता के साथ शादी करूँ, उसके बेटे को भी बाप बनकर संभालूं। थोड़ी देर के बाद वो लड़की भी सामने आ गई थी जिसको माँ मेरे लिए पसंद कर चुकी थी। मैं उन दोनों बहनों से पहले भी मिल चुका था, इन 2 वर्षों में ये बदल गई थी। रितिका पहले से ज़्यादा सुंदर हो चुकी थी, मगर जो बात अंकिता में थी वो उसमें नहीं थी। हम चाय पीकर घर वापस आ गए थे। माँ तो बहुत खुश थी। वो कहने लगी, मुझे बताओ फिर रितिका तुम्हें कैसी लगी। मैंने माँ से कहा, माँ रितिका बहुत सुंदर है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है। उसे तो कोई अच्छे से अच्छा लड़का भी मिल जाएगा, मगर जो अंकिता है ना, वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही अकेली गुजार देगी। माँ ने मुझे घूर कर देखा था। वो कहने लगी, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। मैंने कहा, माँ अंकिता प्यारी भी है, पढ़ी लिखी भी है और शालीन भी है। उसने हमें जिस तरह से ट्रीट किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी शादी उसी से करा दें। माँ तो मुझे गुस्से से घूरने लगी थी। वो कहने लगी, ये तुम क्या कह रहे हो। मैंने तुम्हें क्या कह दिया था कि मैं किसी भी तलाकशुदा या विधवा लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। मैंने जब कह दिया है कि मैंने तुम्हारे लिए रितिका को पसंद किया है तो फिर तुम्हें किस बात की आपत्ति है। मैंने कहा, माँ बिल्कुल यही बात है। मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत से लोग अपने बेटों के लिए तलाकशुदा और विधवा लड़कियों का रिश्ता नहीं लेते और फिर वो सारी ज़िंदगी यूं ही अपने माता पिता के घर पर पड़ी 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 गुजार देती हैं। जब मैंने कहा है कि मैं किसी का भला करना चाहता हूँ तो फिर आप क्यों रोक रही हैं। अगर मैं आपकी सहेली की बेटी से शादी कर लूँ तो इसमें क्या बुरा है। अगर मैंने उससे शादी ना की तो किसी और विधवा से शादी कर लूँगा। इससे अच्छा है ना कि मैं आपकी सहेली के काम आ जाऊँ। माँ कहने लगी, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, आज के बाद अपने मुँह से ऐसी बात मत निकालना। मुँह से निकली हुई बात कभी कभार सच हो जाती है। मैंने तुम्हारे लिए रितिका को पसंद किया है, तुम्हारा रिश्ता उसी के साथ होगा। मैं उस समय को देखते हुए चुप हो गया था। मैंने फिर अगले दिन माँ को बैठकर अच्छी तरह समझाया था कि मुझे अंकिता बहुत अच्छी लगी है, मैं उसके साथ बहुत सुखी रहूँगा, उसकी आदत और स्वभाव भी मुझे बहुत पसंद आया है। माँ तो मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब मैंने कोई दूसरा तरीका आजमाने का सोचा था। मैंने अपना सामान पैक किया और उनसे कह दिया कि मैं विदेश वापस जा रहा हूँ। ये बात सुनकर मेरी माँ कुछ परेशान हो गई थी। उन्होंने मेरा बैग पकड़ लिया था और कहा, ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, मगर ये बात अपने दिल में रखना कि मैं इस शादी से ज़रा भी खुश नहीं हूँ। तुम्हें पता है ना कि अंकिता के पास एक बेटा भी है, उसे भी तुम्हें संभालना पड़ेगा। किसी दूसरे आदमी का बच्चा तुम संभालोगे। मैंने कहा, हाँ मैं उसको भी संभाल लूँगा, इस तरह मुझे दोहरा आशीर्वाद मिलेगा। माँ ने सिर हिला दिया था। अगले ही दिन माँ मेरा रिश्ता लेकर अंकिता के लिए लेने चली गई थी। मुझे लगा था कि वापस आते समय माँ का मूड बहुत ख़राब हुआ होगा, मगर जब वापस आई तो उनकी आंखें भीगी हुई थी। मैं बड़ा परेशान हो गया कि ना जाने क्या बात हुई है। मैंने माँ से कहा, आपकी आंखें क्यों नम हो चुकी हैं। तो माँ मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो कहने लगी, बेटा तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुम्हारे फैसले से खुश हूँ। मैं हैरान हुआ और बोला कि एक ही दिन में आप में इतना बदलाव कैसे आ गया। तो माँ कहने लगी, जब मैं अपनी सहेली के घर अंकिता का रिश्ता लेकर गई तो वो मेरे गले लगकर रोने लगी थी। वो कहने लगी थी कि तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे भगवान ने तुम्हारी जैसी दोस्त दी है। मेरी बेटी जवान और सुंदर ज़रूर है, मगर कोई उसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। मुझे तो तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा लगा है। आशुतोष बहुत समझदार है। अगर उससे मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मुझे और क्या चाहिए। मैं मुस्कुरा दिया था। मुझे ज़्यादा हल्ला गुल्ला और धूमधाम पसंद नहीं थी, तो मैंने माँ से कहा कि मैं शादी को सादे तरीके से करना चाहता हूँ। माँ ने मेरी ये बात भी मान ली थी। मैं अंकिता के प्यार में पागल ही हो गया था। मेरी और अंकिता की शादी में 7 दिन बचे थे और मुझसे ये 7 दिन काटने बहुत भारी हो गए थे। मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी अंकिता मेरी पत्नी बनकर मेरे घर आ जाए। मैंने 7 दिन बड़ी मुश्किल से गुजारे थे। मैंने सोच लिया था कि शादी की रात उसकी तारीफ कैसे करनी है, उसके साथ प्यार का इजहार कैसे करना है। एक लड़की जिसको हासिल करना लगभग असंभव था, जब वह मेरी पत्नी बन जाएगी तो शायद मुझे दुनिया जहाँ की खुशी मिल जाए। भगवान का नाम लेते लेते ये 7 दिन भी कट गए थे और आखिरकार वो दिन भी आ गया था जब अंकिता मेरी पत्नी बनकर मेरे घर में आ गई थी। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। शादी के बाद जब मैं अपने कमरे में आया तो बेड पर सज धज कर बैठी अंकिता पर मेरी नज़र पड़ी थी। मैं जल्दी से जाकर उसके पास बैठ गया था। मैंने जैसे घूंघट पलटा तो ये देखकर दंग रह गया था कि उसकी आंखें रो रो कर सूख चुकी थी। मैं बड़ा घबरा गया और बोला, क्या बात है अंकिता, तुम रो क्यों रही हो। तो कहने लगी, मेरा बेटा मेरा महेश तुम्हारी माँ के पास है, वो मेरे बगैर नहीं सोता, जाओ उसको लेकर आओ। मैं बोला, इतनी सी बात के लिए परेशान हो गई। मेरी माँ कौन सा कई दूसरे शहर में रहती हैं, इसी घर में तो हैं, बाजू में ही उनका कमरा है, सुबह तुम अपने बेटे से मिल लेना। ये सुनकर अंकिता चीख पड़ी थी। वो कहने लगी, नहीं, मैंने एक बार कह दिया कि मुझे मेरा बेटा चाहिए तो मुझे मेरा बेटा अभी चाहिए। अगर तुम्हें मेरे बेटे को अपनाना नहीं था तो तुम मुझसे शादी ना करते। मैंने पहले ही ये शर्त रखी थी कि मैं शादी सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। मैं जहाँ भी जाऊँगी मेरा बेटा मेरे साथ ही जाएगा।
मैं बोला, अंकिता तुम्हारा बेटा मैं तुम्हारे साथ लेकर आया हूँ, मगर तुम्हें ये पता है कि शादी वाले दिन दूल्हा दुल्हन थक जाते हैं, उनको आराम के लिए एक दूसरे को समझने के लिए अकेलेपन में समय दिया जाता है। तुम्हारा बेटा कहीं भागा तो नहीं जा रहा है? सुबह उससे मिल लेना। अभी तुम मुझ पर ध्यान दो, मैं तुम्हारा पति हूँ। अंकिता कहने लगी, नहीं, अगर मेरा बेटा इस कमरे में नहीं आएगा तो मैं आपसे भी बात नहीं करूँगी। मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया था। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अंकिता मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करेगी। वो तो देखने में बड़ी समझदार सी लगती थी, मगर आज अपने बेटे के लिए जज्बाती लड़की बनी हुई थी। मैं उठा और साथ वाले कमरे में चला गया था। मैंने माँ से कहा, अंकिता अपना बेटा मांग रही है। तो माँ कहने लगी, वो तो आराम से सो रहा है, जाओ बेटा तुम और अंकिता आराम कर लो, सुबह ले जाना। मैंने ये बात आकर अंकिता से कह दी कि वो सो रहा है। इस बात पर अंकिता झट से उठी और मुझे अपनी कोहनी से एक साइड पर ढकेल कर खुद मेरी माँ के कमरे में चली गई थी और अपने सोए हुए बेटे को लाकर अपने बगल में लिटा दिया था और कहने लगी, आशुतोष मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये लड़का मेरी जान है, मैं जहाँ होंगी वहाँ ये होगा। अगर मुझसे शादी की है तो मेरे बेटे को भी अपनाना पड़ेगा। मैं खामोश हो गया था। मेरी जेब में मुँह दिखाई का गिफ्ट वैसे ही पड़ा रह गया था। मैं कपड़े बदल कर आकर बिस्तर पर लेट गया था, जबकि मेरा दिल अंदर से जल कर रह गया था। ये 1 साल का लड़का मुझ पर भारी पड़ गया था। मैंने तो सोचा था कि इस माँ और बेटे को दुनिया जहाँ की खुशियाँ दूंगा, मगर आज मुझे ये लड़का अपना प्रतिस्पर्धी महसूस हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे मेरी खुशियों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। मगर मैंने खुद को ये समझाया कि शायद नए माहौल में आने के कारण अंकिता थोड़ी सी डरी हुई सी है कि कहीं उसके बेटे को कोई नुकसान न पहुंचाए और वो बीमार न पड़ जाए, इसलिए इस तरह जज्बाती हो रही है। धीरे धीरे वो जब घर में रहेगी तो ठीक हो जाएगी। मुझे 2 महीने की छुट्टी मिली थी और मुझे उम्मीद थी कि इस बीच मैं और अंकिता एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, मगर ये मेरी भूल साबित हुई थी। अंकिता तो हर समय महेश के साथ जुड़ी हुई रहती थी, उसके साथ खेलती रहती, उसके साथ बातें करती रहती, और मैं जब उसकी तरफ देखता था तो वो मुझसे बिल्कुल अनदेखा कर देती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं तो उसकी ज़िंदगी में कुछ हूँ ही नहीं। मैंने कई बार आगे बढ़कर अंकिता से बात करने की कोशिश की थी, अपने और उसके बीच जो दूरी थी वो मिटाने की कोशिश की थी, मगर अंकिता का तो ऐसा कोई इरादा ही नहीं था। वो मुझसे दूर दूर भागती थी। सारा दिन वो अपने बेटे के साथ बिजी रहती थी। हाँ, मगर जब रात को उसका बेटा सो जाता था तो मुझे खुशी के कुछ पल नसीब हो जाते थे और मैं उसी में खुश था। मगर दिल चाहता था कि मैं अपनी पत्नी के साथ बातें करूं, उसके साथ समय गुजारूं। एक दिन मैंने अंकिता से कहा, हम रात को डिनर करने जाएंगे, तो वो कहने लगी, ठीक है चलेंगे। मगर शाम को जब मैं कमरे में आया तो वो वैसे ही बैठी थी। मैंने उससे कहा, तुम तैयार नहीं हुई? तो उसने नहीं में सिर हिला दिया। कहने लगी, मैं आज तो नहीं जा पाऊंगी, हम फिर किसी और दिन चलेंगे। मैंने कारण पूछा तो कहने लगी कि महेश ने मना किया है, वो कहता है माँ आप कहीं नहीं जाएंगी आज। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था, इसलिए मैंने अंकिता से शिकायत कर ही दी थी। मैंने कहा, तुम उस आदमी की औलाद को तो सीने से लगा कर बैठी हो जिसने तुम्हें तलाक दे दी, तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें दर दर के धक्के खाने पर मजबूर कर दिया, और तुम उस आदमी की औलाद के लिए मुझे ठुकरा रही हो। तो वो कहने लगी, नहीं, ये उसकी औलाद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी औलाद है। ये बेटा मेरा है, इससे मेरे पिछले पति का कोई मतलब नहीं है, इसका सिर्फ मुझसे ही मतलब है, और ये सिर्फ मेरा बेटा है। इतना कहकर अंकिता कमरे से बाहर निकल गई थी। वो अपने बच्चे के लिए इतनी भावुक थी कि उसकी खातिर मेरे साथ बदतमीजी करने से भी कम नहीं करती थी। मैंने सोच लिया था कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मैंने विदेश के लिए अंकिता का वीज़ा भी अप्लाई कर दिया था। अब मेरा और अंकिता का वीज़ा आ गया था। मैंने अंकिता से कहा, हम दोनों ही विदेश जाएंगे, तो अंकिता हैरान रह गई थी। कहने लगी, हम दोनों का क्या मतलब है? मैं तो महेश के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने उससे कहा, हाँ, महेश भी हमारे साथ आ जाएगा, मगर उसका वीज़ा 1-2 दिन लेट हो गया है तो वो हमारे पीछे आ जाएगा। मेरे एक दोस्त की फैमिली भी विदेश आ रही है तो महेश उनके साथ आ जाएगा। अंकिता ने साफ इनकार कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने बेटे को साथ लेकर ही जाऊंगी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि महेश का वीज़ा भी आ जाएगा, वो भी हमारे साथ रहने के लिए विदेश आ जाएगा, मगर अंकिता अपनी जिद से पीछे हटने के लिए राज़ी नहीं थी। मैंने अंकिता से कह दिया कि अगर तुम मेरे साथ विदेश नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। ये बात सुनकर अंकिता घबरा गई थी और फिर वो मेरे साथ जाने को तैयार हो गई थी, मगर सिर्फ एक शर्त पर कि मैं कुछ ही दिनों में वे महेश को भी बुला लूँगा। मैंने उसे कह दिया था कि हाँ, ऐसा ही होगा। मैं अंकिता को लेकर विदेश आ गया था। मुझे ऐसा लगता था कि विदेश आकर मेरी और अंकिता की ज़िंदगी सफल हो जाएगी। बहुत हद तक ऐसा हुआ भी, मगर अंकिता महेश के लिए रोती रहती थी। वो मुझसे कहती थी कि मेरे बेटे को बुला लो, नहीं तो मुझे वापस भेज दो। मैं उसे कह देता था कि हाँ, वीज़ा आ रहा है। यही करते करते 1 सप्ताह गुजर गया था। एक दिन अंकिता की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उसको बहुत तेज़ बुखार था। वो बुखार की हालत में भी अपने बेटे को पुकार रही थी। मुझे अंकिता की हालत देखकर बहुत शर्म भी आई थी। मैंने सोचा कि मुझे माँ बेटे को अलग नहीं करना चाहिए।
मगर फिर सोचता कि मुझे अपनी खुशियों के लिए ये सब करना है, क्योंकि महेश के रहते हुए तो अंकिता मुझ पर ध्यान ही ना देती थी। फिर भी मैं इतना जालिम भी नहीं था कि महेश को लेकर मैं पूरी तरह से ही निश्चिंत हो जाता। मैं माँ को समय समय पर कॉल करके उसके बारे में पूछता रहता था। वो मुझसे कहती थी कि बच्चा बहुत खुश है, मैंने उसके लिए एक आया की भी व्यवस्था कर दी है और उसके साथ खेलता रहता है और अपनी माँ को याद भी नहीं करता। मैं उसके लिए हर महीने में ढेर सारे पैसे भिजवा देता और माँ से कहता कि उस बच्चे का अच्छे से अच्छा ख्याल रखें। इधर अंकिता बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, मगर उस बेचारी की तो मेरे सामने चलती ही नहीं थी। वो रोती रहती थी और मुझसे कहती कि आप तो कहते थे कि महेश का वीज़ा आ जाएगा, मगर अभी तक उसका वीज़ा क्यों नहीं आया। तो मैं बोला, अंकिता, कंपनी वाले उसका वीज़ा नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि अभी तो तुम्हारी शादी हुई और अभी तुम्हारा बेटा कैसे हो गया। मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि ये बच्चा मेरी पत्नी के पहले पति का बेटा है। देखो अब आगे क्या बनता है। मैंने सोचा था कि मैं और अंकिता एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, खुशियों भरी ज़िंदगी, मगर ऐसा संभव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। अंकिता हर समय उदास रहती थी और रोती धोती रहती थी। इसी कारण उसकी सेहत भी बहुत ख़राब हो गई थी, रंगत फीकी पड़ गई थी, बाल सारे झड़ गए थे। एक दिन जब मैं उसके ऑफिस से वापस आया तो देखा अंकिता बेहोश पड़ी है। मैं जल्दी से उसको अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि इसने किसी बात का बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लिया है। ये एक बहुत लंबे समय से डिप्रेशन का शिकार रही है। वो बेहोशी की हालत में भी अपने बेटे को पुकार रही थी। ये सब बातें सुनकर तो मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया था। मेरा दिल बहुत दुखी हो गया था। मैं तो किसी हैवान से भी बुरा साबित हुआ था। मैंने अंकिता के साथ बहुत बुरा किया था। डॉक्टर ने अंकिता को अस्पताल में एडमिट किया था। उसके होश में आने का इंतज़ार था, जबकि मैं बाहर बेंच पर बैठा खुद को कोस रहा था कि मैं इतना कैसे गिर गया था। मैंने एक माँ से उसके मासूम बच्चे को 2 साल दूर रखा था। वो अपने 1 साल के बेटे को छोड़कर आई थी, अब वो 3 साल का हो गया होगा। वो मुस्कुराहटें, वो खिलखिलाहटें, वो फूले फूले गाल, वो लड़खड़ा कर चलने की कोशिश, जो एक माँ की ज़िंदगी सबसे अनमोल चीज़ें होती हैं, वो मैंने अंकिता से छीन ली थी। कहने को तो मैं उससे प्यार करता था, मगर ये एक ऐसा प्यार था जो एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। ऐसा प्यार तो शायद दरिंदे भी ना करते हों। मुझे खुद से घिन आ रही थी, मेरी आंखों में आंसू बरस रहे थे। मेरे प्यार ने अंकिता को क्या दिया था? कुछ भी तो नहीं। मैंने तो उसकी ज़िंदगी को दुखों से भर दिया था। विदेश जाने से पहले भी और विदेश जाने के बाद भी मैंने शुरू में जिस लड़की को बताया था कि मुझे उससे प्यार था, वो कोई और नहीं बल्कि अंकिता ही थी। राधा आंटी का हमारे घर बहुत आना जाना था। उनके साथ उनकी दोनों बेटियां भी आया करती थीं। मैंने महसूस किया था कि रितिका को मुझ में रुचि है, शायद वो मुझे पसंद करती है, मगर मुझे तो अंकिता अच्छी लगती थी। अंकिता के आगे तो किसी की सुंदरता टिकती ही नहीं थी। अंकिता ने मेरे दिल में जगह बना ली थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसे कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने विदेश जाने से पहले एक दिन उसे सड़क पर बेहोश करके अगवा कर लिया था। उसे अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया था। दोस्त घर पर नहीं था। मैंने अंकिता की ज़िंदगी तबाह कर दी। उसके होश में आने से पहले पहले मैं उसके घर के पास उसे फेंक आया था। मैं विदेश आ गया था, मगर मुझे पता चला था कि राधा आंटी ने बदनामी के डर से ये बात छुपा ली थी कि उन्होंने किसी को खबर न होने दी थी, और फिर अंकिता की शादी कर दी गई। मुझे पूरा विश्वास है कि अंकिता के पहले पति ने उसे तलाक भी इसी कारण से दी होगी। मैंने तब भी अंकिता को बदनाम किया था और उससे शादी करने के बाद उसके जज्बातों का गला घोट के उसे दुखी करता रहा। वो अपने बेटे के लिए रोती तो मैं सिर झटक देता। मैंने रो रो कर भगवान से अंकिता के ठीक होने की प्रार्थना की थी। भगवान ने मुझ जैसी पापी की लाज रखी थी। अंकिता को होश आ गया था। वो 2 दिन तक अस्पताल में एडमिट रही थी। जब वो ठीक होकर घर आई तो मैंने उसे बताया कि हम दोनों अपने देश वापस जा रहे हैं। मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी तुम्हारे बेटे से दूर नहीं करूँगा। मैं ईर्ष्या का शिकार हो गया था। मैंने सोचा कि तुम अपने पहले पति के बेटे की खातिर मुझे दूर कर रही हो। अंकिता बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसने नहीं में सिर हिला दिया था। उसकी आंखें भीगी हुई थी। वो कहने लगी, आशुतोष, ये मेरे पहले पति का बेटा नहीं है। शादी से पहले किसी लड़के ने मुझे बेहोश करके अगवा कर लिया था और शाम तक वो मुझे घर छोड़ गया था। मगर माँ मेरी हालत देखकर ही पहचान गई थी कि मेरे साथ क्या घटना घटी है। इसलिए उन्होंने मेरे लिए जल्दबाजी में रिश्ता ढूंढ लिया था और मुझे विदा कर दिया। मेरा पहला पति अच्छा इंसान था। उसने मुझसे कहा कि जब तक हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं लेते, शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत नहीं करेंगे। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया तो पता चला कि मैं तो माँ बनने वाली हूँ। मेरा पति तो हैरान रह गया था। वो मुझसे कहने लगा, तुम शक्ल से तो ऐसी नहीं लगती। मैंने उसे सारी बात भी बताई। उससे कहा कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मगर वो मुझे स्वीकार नहीं कर पाया था। वो इस बच्चे से जान छुड़ाना चाहता था, मगर मेरी ममता बेचैन हो गई थी। शादी के 7 महीनों के बाद ही मैंने महेश को जन्म दिया था। लोग हैरान नहीं हुए थे, क्योंकि हमने यही बताया था कि कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए बच्चा जल्दी पैदा हो गया। मेरा पति बच्चे से दूर दूर रहता था। एक दिन मैं कमरे में नहीं थी तो मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ें आ रही थी। जब मैंने कमरे में जाकर देखा
तो हैरान रह गई कि वो सिर्फ 3 महीने के बच्चे को बुरी तरह से पीट रहा था। और तब मैंने सोच लिया कि मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकती। मैंने उसे डाइवोर्स ले लिया था। मैंने अपने बच्चे की खातिर स्टैंड लिया और फिर दोबारा उसी के लिए शादी भी की। मगर तुमने ये साबित कर दिया कि मैंने तुम्हारे साथ शादी करके गलत किया आशुतोष। मैं खामोश था। उसकी बातें सुनकर मैं शॉक हो गया था, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे एक ऐसी बात बताई थी। वो बच्चा महेश किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही बेटा था। बाप होते हुए भी मैं वो अनाथ जैसी ज़िंदगी गुजार रहा था। उस समय मैं पछतावे और शर्मिंदगी से बेहाल था। मैंने अपने आंसू छुपा लिए थे। अगले दिन मैं अंकिता को लेकर वापस अपने देश आया तो एक और सदमा मेरा इंतज़ार कर रहा था कि महेश तो मेरी माँ के पास था ही नहीं। माँ कहने लगी उस बच्चे को रितिका ले गई थी। उसने कहा था कि वो उसका ख्याल रखेगी। और मैं और अंकिता उसके माँ बाप के घर गए। रितिका से बच्चे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो तो बच्चा किसी अनाथालय में दे आई है। अंकिता तो ज़मीन पर गिर गई थी। उसकी हालत बहुत बिगड़ गई थी और वो चीखें मार मार कर रो रही थी। मैंने अंकिता को विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारा बच्चा ढूंढ लाऊंगा। रितिका ने महेश के साथ ये सब बदले के भाव में किया था, क्योंकि वो मुझे चाहती थी। मगर मैंने अंकिता से शादी कर ली थी। उसने अंकिता से बदला लिया था। अंकिता अपने माँ बाप के घर में ही रुक गई थी, जबकि मैं अपने घर आ गया था। पूरे 3 महीने की भागदौड़ के बाद आखिरकार महेश दूसरे शहर के एक सेंटर से मिल चुका था। वो अच्छी हालत में था। वहाँ उसका अच्छा ख्याल रखा जा रहा था। मगर अपनों की जुदाई ने उसकी तबीयत खराब कर दी थी। उसकी हालत देखकर मैं बेचैन हो गया था। मैंने अंकिता से उसके बेटे को मिला दिया तो मुझे ऐसा लगा था कि आज अंकिता के साथ साथ आसमान, समंदर और नदियाँ भी मुस्कुरा रही हैं। मगर अब मेरे जीवन का सबसे कठिन समय आ गया था। मैंने अंकिता को बताया कि ये बच्चा मेरा ही है और मैंने ही तुम्हें अगवा किया था। ये सुनते ही अंकिता सदमे में आ चुकी थी। वो सिर्फ इतना ही बोली थी कि हैवान हो तुम, और फिर उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मैं घर वापस आ गया था। अंकिता ने मुझसे डाइवोर्स ले लिया है। आज मैं 55 साल का हो चुका हूँ। माँ के स्वर्गवास को तो ज़माने बीत गए हैं। मैं अब अकेला हूँ और मेरे हाथ खाली हैं। मैंने हर चीज़ को ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश की तो मैं अकेला रह गया। काश मुझे पहले इस बात का अंदाज़ा हो जाता कि जो चीज़ आपकी नहीं है वो आपके पास आकर भी आपकी नहीं होती। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।